नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निकाल। ये खबरें दिखते हैं 23 हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में डिनर दिया। कहा, भारत रूस की अटूट मित्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई विशेष उपहार भेंट किए। इन उपहारों में असम ब्लैक टी, मुर्शिदाबाद सिल्वर टी सेट, महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा और आगरा का हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रूस के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल यानी कि 5 दिसंबर से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह आज बनास डेयरी के बहुआयामी प्रकल्पों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की 3री बैठक बनास डेयरी परिसर में आयोजित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गुजरात जाएंगे और इस दौरान उपराष्ट्रपति एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। संसद भवन परिसर में इस मौके पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, जहां पीएम ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडिगो की ओर से बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण देश में अन्य सभी बड़ी एयरलाइन के घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम आसमान पर पहुंचे। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार की कड़ी निगरानी। यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने दौरा किया। उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रा को आसान बनाने का फैसला किया। देश में इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान को देखते हुए उत्तर रेलवे ने प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू तवी राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दोनों में एक अतिरिक्त 3rd एसी कोच जोड़ा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ानों में हो रही भारी अव्यवस्था को तुरंत ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। खासतौर पर इंडिगो एयरलाइंस को सेवाएं स्थिर करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की और निर्देश दिया कि सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर जमीन पर हालात पर लगातार निगरानी रखें और सभी फंसे हुए यात्रियों को पूरी मदद दें। इसे लेकर इंडिगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए माफी मांगी है। कहा है, हमारी टीमें मिनिस्ट्री और डीजीसीए के साथ मिलकर रेगुलर ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं। मुंबई में भी उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी मुलाकात न कराने के आरोप पर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों ने बताया कि ऐसी मुलाकातें आने वाले मेहमान की मांग पर रखी जाती हैं। भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ना तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का आग्रह किया, इसलिए इस तरह की कोई बैठक शेड्यूल नहीं की गई। भारतीय चुनाव आयोग ने केरल में मतदाता सूची को लेकर जारी एसआईआर की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,08,36,000 से अधिक नामांकन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को नामांकन फॉर्म दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बस्तर मंडल में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर परिसदन में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सांगठनिक बातों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बैठक में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम विस्थापितों का 50 वर्ष पुराना दर्द एक बार फिर संसद में गूंजा। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस लंबे समय से लटके पुनर्वास मुद्दे को मजबूती से उठाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हजारों परिवार आज भी अपनी ही जमीन और हक का इंतजार कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने प्रोटेम सुरक्षा प्रमाणन की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी है। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र ने इस बारे में घोषणा की। इस निर्णय से व्यापार करने में आसानी होगी और उद्योग के लिए व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पवित्र श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया और मंदिर में भव्य दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के अनुभव का अवलोकन किया। तमिल संगमम 4.0 के तहत वाराणसी पहुंचे छात्रों के प्रथम दल ने प्रयागराज और अयोध्या के बाद फिर काशी आकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में बुनाई से लेकर संग्रहालय तक की कलात्मक प्रदर्शनी देखी। छात्रों ने डिजाइन और कला की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और काशी का अनुभव बेहद खास रहा। मौके पर छात्र छात्राओं ने अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन भी किया। वाराणसी का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बना तमिल शिक्षा केंद्र। हिंदी जानने वाले 50 शिक्षक छात्रों को सिखा रहे हैं तमिल। इस बार काशी तमिल संगमम 4.2 की थीम है तमिल करकलाम, अर्थात आओ तमिल सीखें। ये 50 शिक्षक 15 दिन तक तकरीबन 1500 बच्चों को तमिल भाषा सिखाएंगे। नेपाल के ललितपुर में पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन। ये प्रदर्शनी ललितपुर और पाटन के नेपाल हस्तशिल्प संघ महासंघ संग्रहालय ने संयुक्त रूप से आयोजित की है। ये प्रदर्शनी 7 दिसंबर तक चलेगी। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में भारत के शानदार हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए द मास्टर क्रिएशन 2.0 का आयोजन। इसका उद्देश्य पद्मश्री, शिल्प गुरु, संत कबीर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भारत के बेहतरीन कलाकारों की उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन और उत्सव मनाना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के तहत विकसित 7 महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रौद्योगिकियां औपचारिक रूप से तीनों सेनाओं को सौंप दी हैं। भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली में अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने भागीदारी। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा और पंजाब में शीतलहर का अनुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान। RBI ने आज अपनी मौद्रिक नीति जारी कर दी है, जिसके तहत रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती की गई है, जिसके बाद रेपो रेट 5.25 हो गई है। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% बढ़ाकर 7.3% कर दिया। RBI गवर्नर ने कहा कि अक्टूबर के बाद से महंगाई में तेजी से गिरावट आई है। नए अनुमानों ने RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर अब सीधा 2% कर दिया है। बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कमी को दूर करने के लिए RBI बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में नकदी डालेगा। इसके अलावा बैंक ने $5 बिलियन का 3 साल का डॉलर रुपया बाय सेल स्वैप करने का फैसला किया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ, जिसके तहत पान मसाला और अन्य अवगुण वस्तुओं पर नया सेस लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का प्रभावी उपयोग करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में नए दृष्टिकोण अपनाने की है जरूरत। मानिक साहा ने टीएसआईसी की बैठक के दौरान कहा कि राज्य में वन संसाधन, अनानास, चाय, रबर और कई अन्य कृषि आधारित उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उनका विशेष रूप से सदुपयोग होना चाहिए। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर और क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड में 645 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति पर नए सिरे से जोर देने से पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिली है। इसके विकास पथ को नया आकार मिला है और बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व गति आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि नागालैंड की युवा और महत्वाकांक्षी आबादी में न केवल राज्य की प्रगति को गति देने की क्षमता है, बल्कि भारत की समग्र विकास गाथा में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 77.12% मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर रही थीं और वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 80% पहुंचा है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन का महत्वाकांक्षी घरेलू कोयला उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार केवल 5 वर्षों की ऑक्शन पॉलिसी में मंत्रालय ने नीलामी के 12 दौर में 133 कोयला खदानों की नीलामी की है, जिनकी पीक वेट क्षमता 276.04 MTPA है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 16,530.50 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इनमें प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छता की सबसे अधिक 4,795.28 करोड़ रुपए आवंटित किए। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 3 लाख रुपए को पार कर गई और इसी के साथ गुजरात भारत की शीर्ष 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। सोने और चांदी की कीमत में फिर आई तेजी, जिससे सोने का दाम जो है एक बार फिर 1.28 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1.78 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची। इस वर्ष नवंबर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की घरेलू बिक्री 23% के उछाल के साथ 5,33,645 यूनिट हुई। भारत की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री का आकार 2029 तक बढ़कर 47.2 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 2024 में 32.2 अरब डॉलर था। अडानी पोर्ट्स की सहायक कंपनी दिधी पोर्ट्स ने मदरसन समूह सैमरेक्स के साथ महाराष्ट्र के दिधी पोर्ट्स पर ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए एक विशिष्ट सुविधा स्थापित करने हेतु करार किया। अडानी समूह के अनुसार ये रणनीतिक साझेदारी दिधी पोर्ट को मुंबई से पुणे ऑटोमोबाइल के निर्यातकों के लिए नया ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल बनाएगी। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारतीय एयरटेल के साथ हाथ मिलाया ताकि दूरसंचार ऑपरेटर की नेटवर्क क्षमताएं पूरे भारत में डेवलपर्स और उद्यमों के लिए उपलब्ध कराई जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। डाक विभाग ने भारत रूस के बीच सीमा पार डाक सहयोग और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए जेएससी रूस पोस्ट के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
आधिकारिक बयान के अनुसार इससे भारत और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा शुरू होने से कम कीमत वाले माल के लिए एक सस्ता, निगरानी योग्य और भरोसेमंद ढुलाई रास्ता तैयार होगा। अमेरिकी डेटा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी कोहेसिटी ने भारत में अगले 5 वर्षों में $1 अरब निवेश करने का ऐलान किया। कोहेसिटी ने कहा कि ये निवेश कंपनी की तकनीकी टीमों के विस्तार और एडवांस AI संचालित क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित होगा, जो कंपनी को डेटा की सुरक्षा में मदद करेगा। फ्लोरिडा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार शांति वार्ता तीसरे दिन भी रहेगी जारी। युद्धोत्तर यूक्रेन के लिए सुरक्षा ढांचा तैयार करने में अहम प्रगति हुई। ये पूरी पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चल रही है, जो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अमेरिकी मध्यस्थता वाली योजना पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दूसरी ओर यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के टैम्युर्क बंदरगाह और सिवजान तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन स्थित विदेश विभाग में पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डे ज़ेला के साथ मुलाकात की। पेरू सरकार के अनुसार उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS के समक्ष पेरू का पक्ष प्रस्तुत करना। कैरेबियन में अमेरिकी हमले में मारे गए एक कोलंबियाई व्यक्ति के परिवार ने अमेरिका के खिलाफ अंतर अमेरिकी मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और हमले की जवाबदेही मांगी। पीड़ित परिवार ने शिकायत में अमेरिका पर न्यायेतर हत्या और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका द्वारा इस मिसाइल हमलों में कम से कम 83 लोग मारे गए थे। पिछले 2 दशकों में श्रीलंका की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 607 हुई। अधिकारियों आंकड़ों के अनुसार चक्रवात दित्वा और उसके बाद कई जिलों में हुए भूस्खलन और बाढ़ से हुई तबाही के बाद कम से कम 214 लोग अभी भी लापता। आधिकारिक बयान के अनुसार भारत के ऑपरेशन सागर बंधु ने श्रीलंका को चक्रवात के बाद बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाई, जिसमें 58 टन से ज्यादा राहत सामग्री, चिकित्सा केंद्र, बेली ब्रिज यूनिट और NDRF टीमें, हेलीकॉप्टर और नौसेना सहायता शामिल। दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना का थंडरबर्ड F-16C फाइटिंग फाल्कन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने विदेशी खतरों से निपटने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास के दौरान खाड़ी क्षेत्र में नकली लक्ष्यों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। आधिकारिक बयान के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य पड़ोसी देशों को शांति और मित्रता का संकेत देना और दुश्मनों को चेतावनी देना कि किसी भी गलतफहमी का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने ब्रुसेल्स में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। ये मुलाकात यूक्रेन की मदद के लिए रूस की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करने की यूरोपीय संघ की योजना पर बेल्जियम के साथ होने वाली संभावित बातचीत से पहले हुई। पेरू के इंडियन शहर हुआकेन में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 8 छात्रों समेत 10 लोगों की मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इंडियन शहर के मेयर ने बताया कि स्थानीय दमकल विभाग की अनुपस्थिति के अग्निशामकों के पहुंचने में देरी हुई। विस्फोट के बाद लगी आग पूरी तेजी से इमारत में फैल गई, जिससे इमारत लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। वेनेजुएला की जेलों में बंद कोलंबियाई नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर उनके परिजनों का विरोध दूसरे दिन भी जारी। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया और वेनेजुएला को जोड़ने वाले साइमन बोलिवार अंतर्राष्ट्रीय पुल को अवरुद्ध कर दिया, जिससे सीमा पार आवाजाही प्रभावित हुई। वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज को रोम के आरा पैसिस में आयोजित एक समारोह में मिल्टन फ्रीडमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वॉशिंगटन डीसी स्थित कनाडाई दूतावास में क्रिसमस ट्री लाइटिंग समारोह के दौरान 2026 फीफा विश्व कप के ड्रॉ का जश्न मनाया।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज विशाखापट्टनम में। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की नजर वनडे सीरीज जीतने पर। तीसरे वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी नजर। विराट कोहली पिछले 2 वनडे में लगा चुके हैं शतक। ओस के कारण टॉस की भूमिका भी रहेगी अहम। पिछले 20 वनडे में टॉस नहीं जीत पाई है भारतीय टीम। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 378 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बैदराल, लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ ने अर्धशतक लगाए। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए, जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे। मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट हासिल किए। भारत के स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। शेफाली वर्मा ने महिला विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। नवंबर महीने के लिए आईसीसी के महिला प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब के लिए 2 और दावेदार हैं। भारत की शेफाली वर्मा के अलावा ऐशा ओझा और थिप्पाचा भी खिताब की दावेदार। आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए पुरुषों के प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब की दावेदारों की घोषणा की है। मोहम्मद नवाज, सिमोन हार्मर, तईजुल इस्लाम खिताब के प्रमुख दावेदार। भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। कल चेन्नई में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने बेल्जियम को मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां भारत ने 4-3 से बाजी मारी। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 7 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा। भारत ने एफआईएच जूनियर महिला विश्व कप के पूल सी के अपने अंतिम मैच में आयरलैंड को 4-0 से हरा दिया। पूर्णिमा, करिका सिवाच और साक्षी राणा ने भारत के लिए गोल किए। राष्ट्रीय चैंपियन बेलावन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश इंडियन टूर 4 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता। वहीं अनाहत सिंह ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने थाईलैंड में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय इवेंटिंग और ड्रेसाज टीमों को सम्मानित किया। भारतीय टीम ने एक व्यक्तिगत स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। 2026 के फुटबॉल विश्व कप के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। विश्व कप के पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के ग्रुप में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन शामिल है। फ्रांस की टीम पहले मैच में सेनेगल से भिड़ेगी, तो वहीं इंग्लैंड क्रोएशिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।